दोस्तों अगर आप लोगों के भी यूएन में किसी प्रकार का कोई गलत मेंबर आईडी जुड़ा हुआ है या किसी गलत तरीके से कंपनी ने आपका कोई मेंबर आईडी क्रिएट कर दिया जिस कंपनी को आप जानते नहीं हैं, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी समय से बहुत सारे पीएफ मेंबर एक सवाल पूछ रहे थे कि अगर किसी मेंबर आईडी में कंट्रीब्यूशन जमा हो चुका है तो क्या हम उस मेंबर आईडी को डीलिंग कर सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ महीने से ईपीएफओ के सिस्टम में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डीलिंकिंग की रिक्वेस्ट लगा तो रहे थे लेकिन उसका रिक्वेस्ट पेंडिंग जा रहा था या रिजेक्ट हो जा रहा था। लेकिन दोस्तों अब फाइनली ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है और इस सर्कुलर में सब कुछ बताया है कि आप लोग कब खुद से अपना मेंबर आईडी डीलिंग कर पाएंगे, कब कंपनी अप्रूवल करेगा, कब पीएफ ऑफिस की अप्रूवल की आवश्यकता पड़ने वाली है, और कंट्रीब्यूशन जमा है तो कैसे डीलिंग होगा, नहीं जमा है तो कैसे डीलिंग होगा, और रिक्वेस्ट अगर आप लोगों ने किसी प्रकार का लगा दिया है क्लेम रिक्वेस्ट तो वो कैसे डीलिंग होगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑन जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं सर्कुलर की ओर और आपको दिखाता हूँ सर्कुलर में क्या कुछ बताया है ईपीएफओ ने। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वो सर्कुलर जारी किया गया है ईपीएफओ के द्वारा, और ये सर्कुलर कब जारी किया गया है तो 13 अप्रैल 2026 को जारी किया गया है। ये सर्कुलर कुल 45 पेज का है। अगर आप नीचे जाएंगे तो 45 पेज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को वही चीज़ बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए ज़रूरी है, उसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या बताया गया है चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ सब्जेक्ट में बताया गया है कि अगर किसी कर्मचारी के यूएन में गलत मेंबर आईडी जुड़ गया है और उस मेंबर आईडी में एम्प्लॉयर के द्वारा पीएफ कंट्रीब्यूशन भी जमा कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस मेंबर आईडी को यूएन से कैसे आपको डीलिंग करना है यानी कि हटाना है, उसी के बारे में ये सर्कुलर जारी किया गया। उसी के रूल रेगुलेशन के बारे में सर्कुलर जारी किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ बताया गया है कि 17 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें गलत मेंबर आईडी को यूएन से हटाने का यूजर मैनुअल दिया गया था। उसी सुविधा को अब और आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि 17 जनवरी को जो सर्कुलर जारी किया गया था उसमें केवल उस मेंबर आईडी को डीलिंग कर सकते थे जिसमें किसी प्रकार कोई कंट्रीब्यूशन जमा नहीं है। लेकिन इस अब जो सर्कुलर जारी किया गया है इसके मुताबिक अगर आपके यूएन में गलत मेंबर आईडी क्रिएट कर दिया गया है और उस मेंबर आईडी में पीएफ का कंट्रीब्यूशन भी जमा हो गया है, तब भी आप उस मेंबर आईडी को हटा सकते हैं। उसी के प्रक्रिया के बारे में इसमें पूरा प्रोसेस बताया गया है। बाकी दोस्तों यहाँ पे स्टेप बताया गया है कि आप कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे आप डीलिंकिंग करेंगे, उसके बारे में बताया गया है। नीचे को रहेंगे तो यहाँ पे आपको सेटअप बाय सेटअप जानकारी भी दिया गया है। आप कैसे डीलिंकिंग करेंगे और कैसे रिक्वेस्ट लगाएंगे और रिक्वेस्ट कैसे जो है कंपनी द्वारा अप्रूवल किया जाएगा उसके बारे में यहाँ बताया गया है। कैसे रिजेक्ट करेगा कंपनी उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आपका जो है कहाँ पर जाएगा, उसके बाद नीचे को जाएंगे सबसे नीचे तो यहाँ पे समरी आपको देखने को मिलेगा। चलिए दिखाया तो मैं आपको यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे समरी दिया गया है। यहीं पे इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए दिया गया है कि क्या कैसे जो है आपका डीलिंकिंग होगा, उसके बारे में यहाँ पे सही जानकारी दिया गया है और एक एक स्टेप आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे ईपीएफओ ने जो पहला कंडीशन रखा है उस कंडीशन में ये कह रहा है कि जिस मेंबर आईडी को आप डीलिंग करना चाहते हैं उस मेंबर आईडी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग 31 दिसंबर 2016 या उससे पहले का होना चाहिए, तभी आप जो है उस मेंबर आईडी को डीलिंग कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप जिस मेंबर आईडी को डीलिंग करना चाहते हैं उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 31 दिसंबर 2016 या उससे पहले का होना चाहिए, नहीं तो आप डीलिंग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा कंडीशन जो ईपीएफओ ने रखा है उसमें यह रखा है कि जिस मेंबर आईडी को आप डिलीट करना चाहते हैं उस मेंबर आईडी में अगर कंपनी ने किसी प्रकार कोई कंट्रीब्यूशन जमा कर दिया है और उस मेंबर आईडी से अगर आपने किसी प्रकार का कोई क्लेम कर दिया है तो उस मेंबर आईडी को डिलीट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि लगा लीजिए आपने एडवांस में पीएफ विड्रॉवल कर दिया है या फिर फॉर्म 90 भर दिया है, फॉर्म 10C भर दिया है, तो या आपका क्लेम स्टेटस पेंडिंग बता रहा है, सेटल बता रहा है, आपका क्लेम जो सेटल हो चुका है, तो उस मेंबर आईडी को आप डीलिंक नहीं कर सकते हैं। कि जिस मेंबर आईडी को आप डिलीट करना चाहते हैं उस मेंबर आईडी में किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं किया होना चाहिए, तभी आप उस मेंबर आईडी को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरा कंडीशन जो ईपीएफओ द्वारा रखा गया है वो ये रखा गया है कि जिस मेंबर आईडी को आप डिलीट करना चाहते हैं उस मेंबर आईडी से पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट आपने लगा दिया है या पेंडिंग स्टेटस बता रहा है या सेटल बता रहा है तो भी आप उस मेंबर आईडी को डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया। बहुत सारे पीएफ मेंबर पहले कह रहे थे कि सर हमने रिक्वेस्ट लगा दिया है लेकिन डीलिंकिंग नहीं हो रहा है क्योंकि इससे पहले हमने पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया था, तो इसी कारण से नहीं हो रहा है क्योंकि आपका जो अगर पेंडिंग में भी है या फिर सेटल भी हो चुका है तो भी आप डिलीट नहीं कर पाएंगे मेंबर आईडी को। अब दोस्तों यहाँ पे पहले केस के बारे में बात करते हैं। यहाँ बताया गया कि अगर
आपकी कंपनी ने गलती से आपका मेंबर आईडी क्रिएट कर दिया है और उस मेंबर आईडी में किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन जमा नहीं किया है और आपने किसी प्रकार का कोई क्लेम रिक्वेस्ट उस मेंबर आईडी में नहीं लगा रखा है, कोई ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट नहीं लगा रखा है, तो उस मेंबर आईडी को आप खुद से डिलीट कर सकते हैं। मेंबर पोर्टल पर जाइएगा, वहाँ पे डीलिंकिंग कीजिएगा, तुरंत ही आप जो डीलिंग कर पाएंगे, क्योंकि उस मेंबर आईडी में किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो आप खुद से ही उसको डीलिंग कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरे कंडीशन में बताया है कि अगर आपकी कंपनी ने गलती से मेंबर आईडी क्रिएट कर दिया है और उस मेंबर आईडी में कंट्रीब्यूशन भी जमा कर दिया है, या फिर आपने उस मेंबर आईडी से क्लेम रिक्वेस्ट लगा दिया है, या फिर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगा दिया है, या फिर आपका स्टेटस सेटल बता रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब आप जो है डीलिंकिंग करेंगे उस मेंबर आईडी को, तो वो मेंबर आईडी डीलिंकिंग खुद से नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जब आप डीलिंकिंग रिक्वेस्ट लगाएंगे तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जो है एम्प्लॉयर के पास भेजा जाएगा, एम्प्लॉयर पोर्टल पर, और एम्प्लॉयर द्वारा लॉगिन करके ये निर्णय लिया जाएगा कि इसे अप्रूवल करना है या रिजेक्ट करना है। यानी कि इस केस में मेंबर अकेले डीलिंग नहीं कर सकता है, जैसे कि पहला केस में था अकेले डीलिंग कर सकता था, किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन दूसरे केस में आपको जो है कंपनी के अप्रूवल की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कंपनी अप्रूवल करता है तो आपका डीलिंकिंग हो जाएगा, अगर अप्रूवल नहीं करता है तो डीलिंकिंग नहीं होगा। अब यहाँ पे सब केस 1 दिया गया है, इसमें बताया गया है कि अगर आपकी मेंबर आईडी कंपनी के द्वारा गलत तरीके से जनरेट कर दिया गया है और उस मेंबर आईडी में ईसीआर यानी कि कंट्रीब्यूशन जमा कर दिया गया है और 2 महीने या उससे कम का कंट्रीब्यूशन है, तो आपका जो है आप जो रिक्वेस्ट लगाएंगे डीलिंकिंग का, तो आपका रिक्वेस्ट जो है कंपनी के पास जाएगा और कंपनी ही उसको अप्रूवल कर सकता है और वहीं से आपका जो मेंबर आईडी जो है डीलिंक हो जाएगा अप्रूवल करने के बाद। अगर 2 महीने से कम का कंट्रीब्यूशन है तो आपको जो है पीएफ ऑफिस की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, कंपनी ही आपका जो अप्रूवल कर देगा, तो आपका जो है वो डीलिंक हो जाएगा मेंबर आईडी और हिस्ट्री से भी हट जाएगा। लेकिन सब केस 2 में यहाँ बताया गया है कि अगर आपका गलत तरीके से कंपनी ने मेंबर आईडी जनरेट कर दिया है और उस मेंबर आईडी में कंपनी ने कंट्रीब्यूशन भी जमा कर दिया है और वो कंट्रीब्यूशन जो है 2 महीना से ज़्यादा का जमा कर दिया है, तो आप जब डीलिंकिंग रिक्वेस्ट लगाएंगे तो आपका रिक्वेस्ट कंपनी के पास जाएगा और कंपनी जब उस रिक्वेस्ट को अप्रूवल कर देगा तो उसके बाद आपका रिक्वेस्ट फील्ड ऑफिस के पास चला जाएगा, यानी कि पीएफ ऑफिस के पास चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 महीने से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन जमा कर दिया है कंपनी ने, आप उस मेंबर आईडी को डीलिंग करना चाहते हैं, तो कंपनी केवल उसको अप्रूवल देने, कंपनी के केवल अप्रूवल करने से वो डीलिंक नहीं होगा, वो पीएफ ऑफिस के पास जाएगा अप्रूवल के लिए और पीएफ ऑफिस द्वारा जब जांच किया जाएगा तो पीएफ ऑफिस उस पर निर्णय लेगा कि इस मेंबर आईडी को डीलिंग करना है या नहीं करना है। वो सारी बातें पीएफ ऑफिस पर निर्भर करता है। अगर पीएफ ऑफिस चाहता है कि इसको डीलिंग कर दिया जाए तो जैसे ही पीएफ ऑफिस अप्रूवल करेगा आपका मेंबर आईडी डीलिंक हो जाएगा और सर्विस हिस्ट्री से हट जाएगा। अब यहाँ पे सब केस 3 में बताया गया है कि अगर आपने मेंबर आईडी डीलिंकिंग रिक्वेस्ट लगाया है और आपकी कंपनी के पास रिक्वेस्ट गया है, तो कंपनी ने अगर उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया तो क्या आपका डीलिंकिंग नहीं होगा? क्या आपका जो है वहीं से प्रक्रिया रुक जाएगा? तो यहाँ पे मैं बता दूं कि नहीं, यहाँ पे आपका प्रक्रिया खत्म नहीं होने वाला है। ऐसी स्थिति में रिक्वेस्ट जो है, जैसे आपकी कंपनी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करेगा तो रिक्वेस्ट सीधा पीएफ ऑफिस के पास चला जाता है और पीएफ ऑफिस के अधिकारी इस रिक्वेस्ट को देखेंगे, स्थिति की जाँच करेंगे, उसके बाद वो खुद निर्णय ले सकते हैं कि इस मेंबर आईडी को डीलिंग करना है या नहीं करना है, तो डायरेक्ट पीएफ ऑफिस ही के पास वो अथॉरिटी रह जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर आपकी कंपनी आपके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है तो फिर पीएफ ऑफिस के पास ये रिक्वेस्ट चला जाता है और आखिरी डिसीजन जो है पीएफ ऑफिस ही लेगा कि इसको डिलीट करना है या नहीं करना है। अब यहाँ बताया गया कि अगर आपकी कंपनी के द्वारा आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उसके आगे का प्रक्रिया क्या होने वाला है। तो सबसे पहले जो है डीलिंग असिस्टेंट के पास जाता है पीएफ ऑफिस में, उसके द्वारा जांच किया जाता है। उसके बाद जो है सिलेक्शन सुपरवाइजर के पास जाता है, उसके द्वारा जांच किया जाता है और अंतिम फैसला जो है एपीएफसी यानी कि आरपीएफसी जो होता है वो अधिकारी अंतिम फैसला लेते हैं। यहाँ मेन काम जो है वो एपीएफसी और आरपीएफसी अधिकारी का होता है, वही जो है निर्णय लेते हैं कि इसको डीलिंग करना है या नहीं करना है, तो ये उनका आखिरी फैसला होता है। तो दोस्तों सारे मामले को अगर देखा जाए तो अगर आपका मेंबर आईडी गलत तरीके से जनरेट कर दिया गया है और उसमें किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो आप डीलिंग की रिक्वेस्ट लगाएंगे, तुरंत ही आपका डिलीट हो जाएगा, खुद से ही डिलीट कर लेंगे, किसी के पास कोई रिक्वेस्ट नहीं जाएगा, तुरंत ही डीलिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मेंबर आईडी में किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन जमा कर दिया गया है और आप उसे डीलिंग करना चाहेंगे तो उसको रिक्वेस्ट जो है वो कंपनी के पास जाएगा, तो कंपनी द्वारा अप्रूवल करने के बाद उसको डीलिंग किया जा सकता है। लेकिन वो ऐसे कंडीशन में 2 महीने से कम का ही कंट्रीब्यूशन जमा हो तभी हो सकता है। अगर 2 महीने से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जमा है और आप डीलिंग की रिक्वेस्ट लगा रहे हैं तो कंपनी भी अप्रूवल करेगा और पीएफ ऑफिस के पास भी अप्रूवल के लिए जाएगा। इसके अलावा
अगर आपने किसी भी मेंबर आईडी में कंट्रीब्यूशन जमा था, उससे किसी प्रकार का कोई क्लेम कर दिया है, पीएफ ट्रांसफर कर दिया है, विड्रॉवल कर दिया है, तो उस मेंबर आईडी को आप डिलिंक नहीं कर सकते हैं। रिक्वेस्ट डालेंगे, कंपनी के पास जाएगा, कंपनी सोचेगा अगर डिलिंक करना है तो कर सकता है, नहीं तो नहीं डिलिंक होगा। कंपनी अगर आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देता है तो भी आप घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका रिक्वेस्ट सीधा पीएफ ऑफिस के पास चला जाएगा और पीएफ ऑफिस द्वारा आखिरी फैसला लिया जाएगा कि आपके मेंबर आईडी को डीलिंक करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों ये था पूरा समरी डीलिंकिंग को लेकर, आप लोगों को अच्छी तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों को जानकारी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ही फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए